क्लासेस के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करूँ मैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में, फैराडेज लॉ के जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो बेसिक्स हैं उसके बारे में बताया था। यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं फैराडेज लॉ के बारे में। फैराडेज लॉ क्या है? एक्चुअली फैराडेज का जो है ना तीन लॉ है। उस तीन लॉ में पहला लॉ जो है वो बताता है कि इट स्टेट्स दैट whenever changing magnetic flux is linked with the coil and EMF is induced between the ends of the coil। ठीक, यहाँ तक तो बात सही है, ये तो सही है, यहाँ तक तो मान सकते हैं इसको। It states that whenever the change in magnetic flux, आपको बताया था मैंने कि कॉइल लेते हैं और एक क्या करते हैं, नॉर्थ पोल लेते हैं, एक साउथ पोल लेते हैं, मतलब बार मैग्नेट लेते हैं और इसको क्या करते हैं, किसी कॉइल की तरफ क्या किया जाता है, मोशन में लाया जाता है। किसी कॉइल की तरफ मोशन में लाया जाता है तो जिस पर आपका गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ठीक है। और जैसे इसको मोशन में लाते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होता है वो क्या होता है, पास करता है। फील्ड लाइन पास करेगा तो क्या होगा, फील्ड लाइन पास करेगा तो इस कॉइल में जो है ना मैग्नेटिक जो फ्लक्स है ना वो क्या होगा, लगातार चेंज कर रहा है। क्या हो रहा है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विद द कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। जब इसको इसकी तरफ मोशन में लाते हैं तो लगातार फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स जनरेट होना कमाल की बात नहीं है, फ्लक्स जनरेट होना कोई कमाल की बात नहीं है, उस फ्लक्स का चेंज होना ये कमाल की बात है। जब तक चेंज होता रहेगा, ये देखिए टर्म क्या है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, जब तक चेंजिंग नहीं होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में तब तक इंड्यूस नहीं होगा विद द कॉइल एंड EMF इज इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द कॉइल। इस कॉइल के एंड में क्या होता है, EMF जनरेट इंड्यूस होता है और वो तब तक बना रहता है जब तक कि द इंड्यूस्ड EMF लास्ट ओनली सो लॉन्ग एज द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग। वो तब तक बना रहता है जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहता है। अब जाकर के यहाँ पर हम जाकर इसको स्टॉप कर देंगे तो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो भी स्टॉप हो जाएगा। फिर इसको अवे करेंगे, फिर डिफ्लेक्ट करेगा, फिर जाकर रोक देंगे, फिर क्या होगा, ये स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो इंडक्शन इंड्यूस्ड EMF है, ये इंड्यूस्ड EMF किस बात पर डिपेंड करता है, कि मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल बिटवीन कॉइल एंड दिस बार मैग्नेट। इस मैग्नेट और इस कॉइल के बीच जो रिलेटिव मोशन है उसका डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स है या वे है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF वैसा होगा। मतलब हमको कहने का मतलब कि हमको यहाँ डायरेक्शन अभी नहीं निकालना है, हमें सिर्फ ये बताना है यहाँ पर स्टेट दैट चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगा वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर एक EMF इंड्यूस होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, एक EMF क्या हो जाएगा, EMF इंड्यूस होगा एंड EMF इज इंड्यूस्ड, एक क्या होगा, EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा। वो तब तक रहेगा जब तक कि इसके फ्लक्स में चेंजिंग होता रहेगा और तब रुक जाएगा जब ये दोनों के बीच में या तो रिलेटिव मोशन जीरो हो जाए, रिलेटिव मोशन जीरो हो जाए, दोनों रुका हुआ है तब भी क्या होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा, या दोनों सेम स्पीड से चल रहा है तब भी रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उस केस में EMF इंड्यूस नहीं होगा। कंडीशन क्या है, इसकी जो दूरी है, इसका जो मतलब कि मोशन है वो क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन कुछ भी होना चाहिए लेकिन होना चाहिए। ठीक है, बिटवीन द कॉइल एंड्स ऑफ द कॉइल द इंड्यूस्ड EMF लास्ट ओनली एज सो एज द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग। जब तक तब तक बना रहेगा जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स बना रहेगा। देखिए हमारे इस एनिमेशन में आपको बहुत कुछ दिखेगा कि किस तरह से फ्लक्स चेंज हो रहा है और किस तरह से फ्लक्स चेंज हो रहा है और फ्लक्स के चेंज होने के साथ साथ किस तरह से मतलब कि किस सर्किट के अंदर करंट यूज होता है। और क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि फ्लक्स इंड्यूस कहाँ से आएगा, ये फ्लक्स इंड्यूस वहीं से आएगा क्योंकि मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, कुछ न कुछ रिलेटिव मोशन कॉइल और मैग्नेट के बीच होना चाहिए, तब जाकर के मैग्नेटिक फील्ड होगा, तब जाकर के फ्लक्स इंड्यूस होगा। और वही इंड्यूस फ्लक्स क्या करेगा, वो इंड्यूस EMF जनरेट करेगा और इंड्यूस EMF क्या करेगा, करंट को इंडक्शन में मजबूर करेगा और करंट इंड्यूस करेगा। सेम चीज़ आपको देखा कि डायनेमो रखा हुआ है तो रखा हुआ डायनेमो आपको करंट नहीं देता है,
जब तक कि उस डायनेमो को स्पीड से मूव न कराया जाए। जैसे ही उसको मूव कराते हैं वैसे क्या होता है, वो डायनेमो आपको करंट देने लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दोनों के बीच अगर रिलेटिव मोशन क्या है, जीरो है, तब आपको करंट इंड्यूस नहीं होगा। अगर रिलेटिव मोशन कुछ है तो करंट इंड्यूस होगा। आपने इस एनिमेशन में देखा। चलिए सेकंड लॉ, फैराडेज का जो सेकंड लॉ है इसको पढ़ते जा रहे हैं हम लोग। तो फैराडेज के सेकंड लॉ में क्या है कि इसको हम जो पढ़ते हैं कि कितना होगा, मतलब कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ईएमएफ। यही सेकंड लॉ है। मतलब क्या है कि इसको मैंने लिखा जो है क्या है, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। एक कॉइल है जिसके अंदर क्या होगा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इधर कॉइल है, इस कॉइल पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, इस पर जैसे इसको मोशन बनाते हैं इस डायरेक्शन में, तो जैसे मोशन बनाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करेगा, इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करेगा मोशन इस डायरेक्शन में, तो कितना करेगा, तो कितने समय में कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है, कितने टाइम में कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है, मींस के रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस ईएमएफ। उसका जो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इसका जो डायरेक्शन, इसका जो है फ्लक्स के चेंजिंग का रेट क्या है। रेट का मतलब ये होता है चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसे बैंक में आपने पैसा रखा तो वहाँ पर भी आप सुनते होंगे रेट 10% है। 10% का मतलब क्या, आज सुबह रखेंगे शाम में निकालने जाएंगे पैसा तो क्या आपको 10% मिलेगा, नहीं ना। आप एक साल के लिए रखते हैं तो 10% मिलता है, मतलब रेट वहाँ पर 10% है। मतलब कि 1 लाख रुपए रखे, 1 साल तक रखे, 1 लाख रुपए रखे 1 साल तक रखे, तो चेंज अगर होता है 10% पर तो 1,10,000 होता है। तो वही क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का मतलब कि फ्लक्स इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम whenever it moves away towards coil or away from coil is directly proportional to induced EMF, राइट ना। हमेशा याद रखिएगा इंड्यूस्ड EMF जो होता है वो जो होता है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस लेते हैं, ठीक है ना। और k का जो वैल्यू होता है ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल में जो हटाते हैं तो यहाँ पर एक k इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, और ऐसा यूनिट में k का जो वैल्यू यहाँ पर दिया गया है वो 1 दिया गया है। E इज इक्वल टू क्या होता है, आइदर d∅dt, d∅dt। ये जो E है वही क्या है, इंड्यूस्ड EMF। और हम जानते हैं अगर हमको इंड्यूस करंट लेना होगा तो हम इसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना, उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ इतना ही इंड्यूस्ड EMF को ऑलरेडी पढ़ना है। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर जो है ना फ्लक्स के चेंजिंग को हम अल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर फ्लक्स के चेंजिंग को क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। और अगर हमको सपोज करते हैं कि n कॉइल है, n टर्न्स ऑफ कॉइल है, तो यहाँ पर सिंपली क्या कर सकते हैं, n से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, -m d∅dt। ये क्या है, यही आपका n कॉइल, n टर्न्स कॉइल के लिए कोई बड़ा सा सोलेनॉइड है या बहुत सा कॉइल इसमें अटैच है, उसके लिए हम क्या ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला है कि इसी फैन से मल्टीप्लाई किया गया, द EMF इंड्यूस्ड कैन बी इंक्रीज्ड बाय द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द क्लोज्ड कॉइल। मतलब कि कॉइल की संख्या को, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा करके हम EMF को बढ़ा सकते हैं। समझ रहे बात को, अगर हम कॉइल के नंबर को बढ़ा देते हैं तो EMF बढ़ जाता है। सिंपल बात है कि यहाँ पर 1 टर्न लिए थे तब EMF इतना आया, 1 टर्न्स लिए तो इनसे मल्टीप्लाई कर दिए। सेम चीज आप देखेंगे जनरेटर में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रहेगा, इसलिए क्या लिखा रहता है उस पर, RPM, रेवोल्यूशन पर मिनट। RPM आपने सुना होगा, किसी मशीन वगैरह में रहता है RPM वगैरह लिखा रहेगा। अब तो पंखा में लिखा रहेगा, पंखा का भी कॉइल है, जनरेटर का भी कॉइल है, दोनों की कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है वो अलग अलग होता है। नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज़्यादा रहेगा EMF उतना ज़्यादा जनरेट होगा। तो क्या हम फ्लक्स को अल्टर कर सकते हैं, हाउ कैन वी अल्टर मैग्नेटिक फ्लक्स। फर्स्ट वन क्या है, बाय चेंजिंग B,
बी को चेंज करके हम फ्लक्स को अल्टर कर सकते हैं। फिर जाए तो हम क्या कर सकते हैं, शेप कॉइल के शेप को बदल करके हम क्या करते हैं, फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। हमको फ्लक्स को चेंज करना है, हम फ्लक्स जैसे चेंज करेंगे ईएमएफ चेंज हो जाएगा। फ्लक्स को चेंज करेंगे ईएमएफ चेंज करना होगा। जैसे सपोज करिए किसी आदमी को मारना है, तो मारने का मतलब थोड़ी है कि आप उसको पीट रहे हैं, मारने का मतलब है कि आप उसको ऑक्सीजन बंद कर दें, बेचारा मर जाएगा। ऑक्सीजन बंद करने के अलावा क्या कि हम उसका खाना पानी बंद कर दें, मर जाएगा। मारने के कई तरीके हैं, आप उसको मार सकते हैं। एक पौधे को सुखाना है तो कोई जरूरी नहीं कि उसमें आप गर्म पानी डालें, उसको सनलाइट से छुपा सकते हैं, वो सूख जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए कई तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं। देखिए हम जो काम करते हैं, जो पढ़ते हैं, वो जो नई नई टेक्निक को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमको छोटी से इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा मिले। चाहे वो एनर्जी यूज़ करें तो एनर्जी, पैसा यूज़ करें तो पैसा, ठीक है। जो चीज़ भी हम लें तो कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा हो, इसलिए हम टेक्निक को सर्च करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमको ईएमएफ को इंड्यूस करना, ज़्यादा ईएमएफ लेना है, हमको क्या करना, फ्लक्स को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम फ्लक्स को अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं, तो फ्लक्स चेंज होगा। तो क्या होगा कि हमको पहले इस फ्लक्स को चेंज करने के पहले हमको क्या करना पड़ा, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड को जैसे चेंज करिएगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ चेंज होगा, ठीक। उसी तरह से फिर क्या होगा, इसके शेप को चेंज कर देंगे। ये जो है ना, इसका सरफेस एरिया, इसको बढ़ा देंगे तो फील्ड ज़्यादा क्रॉस करेगा, तो फ्लक्स ज़्यादा होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा होगा। जब इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा होगा, इंड्यूस करंट ज़्यादा होगा। समझ रहे हैं बात को जी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बाय रोटेटिंग द कॉइल सच दैट थीटा चेंजेस। हाँ, सच दैट थीटा चेंजेस, मतलब कि जो फ्लक्स में आपने जो कहा कि फ्लक्स को चेंज करना है, तो कई तरीके से चेंज कर सकते हैं। सरफेस एरिया को चेंज कर सकते हैं, उन दोनों के बीच ओरिएंटेशन उसको चेंज कर सकते हैं। बहरहाल यही है। हाँ, मुद्दे की बात यही है कि जो सेकंड लॉ है ये हमें क्या देता है, इंड्यूस ईएमएफ की क्वांटिटी देता है, ये इंड्यूस ईएमएफ की क्वांटिटी देता है। जो थर्ड लॉ है, उसी थर्ड लॉ को लेंज लॉ भी कहते हैं। उसी थर्ड लॉ को क्या कहते हैं, लेंज लॉ कहते हैं। लेंज लॉ बोलिए या थर्ड लॉ बोलिए, बात एक ही है। चलिए हम लिखते हैं थर्ड लॉ दिस लेंज लॉ। चलिए बात करते हैं लेंज लॉ की। लेंज लॉ जो है वो क्या है, थर्ड लॉ है, उसी को थर्ड लॉ फैराडे भी कहा जाता है, उसी को लेंज लॉ भी कहते हैं। चलिए याद रखिएगा, लेंज लॉ जो है वो क्या है कि लेंज लॉ का मतलब है कि ये जो है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ को शो करता है। तो कैसे कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ को शो करता है, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ ऑफ ए करंट इन अ सर्किट is such that it opposes the cause to which it is produced। ऐसे समझ लेते हैं कि एक मैग्नेट लेते हैं जिसका नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है, और एक कॉइल लेते इधर जिस पर एक गैल्वेनोमीटर लगा है, या एक आप ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ, कि यहाँ पर एक बल्ब लगा सकते हैं। जैसे बल्ब लगाइएगा, हाँ, जैसे इसको इसकी तरफ पोजीशन बनाइएगा तो बल्ब जलने लगेगा, ठीक है। जैसे दूर हटाइएगा फिर भी बल्ब जलने लगेगा। हमने क्या किया, कॉइल लिया, तो जैसे नॉर्थ पोल को उसकी तरफ मूव कराया, जैसे मूव कराएंगे वैसे देखेंगे क्या कि इस पर क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा किस डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज में, क्योंकि लेंज लॉ को जो है ना डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ जो दिया जाता है वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से दिया जाता है। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल याद होगा, क्लास 10 में पढ़ा था कि ये अपने दाएं हाथ के तीनों उंगली को इस प्रकार फैलाया जाए कि सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। ये अगर मोशन के डायरेक्शन में हो, ये फील्ड के डायरेक्शन में हो, तो इन दोनों की वजह से जो करंट जनरेट होगा तो मिड फिंगर के डायरेक्शन में उसकी दिशा होगी, पॉइंट करेगा। ये क्या है, ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्लास 10 में पढ़ा था, वही यहाँ पर यूज करेंगे। किस लिए, क्योंकि हमको अगर डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ कैलकुलेट करना है, हाँ, फाइंड आउट करना है, तो हमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करना पड़ेगा। चलिए उसकी बात नहीं, सिर्फ अभी इतना समझते हैं कि मोशन अभी इधर है, मोशन किधर है, इस डायरेक्शन में है, तो अब इस मोशन की वजह से इस कॉइल के अंदर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, फलक ये ईएमएफ जनरेट हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ,
वही ईएमएफ क्या कर रहा है, करंट को इंड्यूस कर रहा है। वही करंट क्या किया फिर कि अपने इस करंट की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, और वही मैग्नेट उसी मैग्नेट का विरोध करने लगा, अपोज करने लगा, जिसकी वजह से वो पैदा हुआ। आमतौर पर हमारे समाज में ऐसा होता है कि बच्चा होता है, वो बच्चा जब बड़ा होता है, जैसे मैंने कहा ना माइकल फैराडे ने कहा था न्यू बॉर्न बेबी। चलिए एक बेबी था, वो बड़ा हुआ, बेबी आया, क्योंकि फादर मदर दोनों थे, दोनों के लिए समझ रहे हैं ना, दोनों के रिप्रोडक्शन से ये बेबी जनरेट हुआ, और यही बेबी जब बड़ा हुआ तो फिर उसी माँ बाप को कह रहा है, उसी माँ बाप को क्या कर रहा है, पीट रहा है, मतलब उसी माँ बाप का अपोज कर रहा है, जिसकी वजह से वो पैदा हुआ। दूसरे केस में अगर हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं तो समझ लें कि एक आदमी था, एक बच्चा था, जिसको मैंने कहीं से उठा करके लाया, इधर उधर भटक रहा था, और वो बच्चा को मैंने लाया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा भगा दिया, तो बच्चा बड़ा होकर के फिर हमारा ही वो क्या कर रहा, वो विरोध करने लगा। मतलब कि जिस कारण से वो बड़ा बना, उसी कारण का वो क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। विरोध हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, याद रखिएगा। तो ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ ए करंट इन अ सर्किट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज टू व्हिच इट इज प्रोड्यूस्ड। जिस कारण से वह पैदा हुआ वह उसी कारण का विरोध करे, तो ऐसी प्रॉपर्टी को, ऐसे ईएमएफ के अपोजिट नेचर को, इस को क्या कहा जाएगा, इस कॉज को क्या कहा जाएगा, इस कॉज को क्या कहते हैं हम लोग, लेंज लॉ, इसी कॉज को दर्शाता है। तो लेंज लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। समझिए पॉइंट को समझिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, ये हमेशा क्लोज लूप के लिए है। लेंज लॉ वैलिड है हमेशा क्लोज लूप के लिए। ये सिर्फ क्या करता है, ये डायरेक्शन देता है। फार्मूला वही है, E = -d∅dt। फार्मूला एक ही है, वो फैराडे का सेकंड लॉ। ये जो माइनस है, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ अब करने में थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, मैं इसको प्रूफ भी कर दूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर कैसे बेस्ड है। दूसरी बात, यहाँ जो फार्मूला फैराडे का सेकंड लॉ है उसी पर ये बेस्ड है, -d∅dt। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या है, इसमें भी एक नंबर ऑफ टर्म लेंगे, कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें क्या है कि लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। It applies only in the closed circuit. The direction of induced EMF is given by Fleming right hand rule। ये आपको मैं important point बता चुका हूँ, जो कि आपके इस बुक में लिखा हुआ है, मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ उसको। Lenz law gives the direction of induced EMF, मैं ये भी बता चुका हूँ आपको। The flux decreases then E is positive and when the increases then E is negative। देखिए यहाँ पर ये एक मेन पॉइंट है कि फ्लक्स जो है वो क्या करेगा, अगर डिक्रीज करेगा जब E का वैल्यू पॉजिटिव होगा। E का मतलब ये EMF का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये आपका डिक्रीज करेगा। समझ रहे बात को। तो लेंज लॉ ये है हमारा लेंज लॉ। लेंज लॉ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन इससे आता है और सब्जेक्टिव तो खैर आता है, इसको लिखने के लिए आता है कि लिखिए ये मतलब कि वो लेंज लॉ क्या है, दर्शाए या समझाए। तो समझाने की बात ये समझा सकते हैं कि ये लेंज लॉ जो है, जो इंड्यूस डायरेक्शन, इंड्यूस जो है वो ईएमएफ जिस डायरेक्शन में होता है, जिसकी वजह से होता है इंड्यूस ईएमएफ, वो उसी कॉज का वो विरोध करता है, उसी कॉज का वो अपोज करता है जिस कॉज से वो पैदा हुआ। मीन्स क्या, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और करंट, चाहे वो ईएमएफ लीजिए या करंट लीजिए, दोनों में से एक चीज कंसीडर कर सकते हैं। इन अ सर्किट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज टू व्हिच इट इज प्रोड्यूस्ड। जिस कारण वह पैदा हुआ वह उसी कारण का विरोध करने लगे, तो उसी को किसने दिया, लेंज लॉ दिया। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा 11वीं क्लास में। 11वीं क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और यहाँ पर भी मैंने बताया आपको 3 लॉ। ठीक है, फैराडेज का फर्स्ट लॉ, फैराडेज का सेकंड लॉ और फैराडेज का थर्ड लॉ, जिसको लेंज लॉ कहते हैं। फैराडेज का फर्स्ट लॉ, चलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ,
न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमको फोर्स का डिफिनेशन मिलता है, सेकंड लॉ से फोर्स का अमाउंट मिलता है, थर्ड लॉ से फोर्स का डायरेक्शन मिलता है। सेम चीज यहाँ पर है। और थर्ड लॉ न्यूटन का वो भी है, एवरी एक्शन हैज सेम एंड अपोजिट रिएक्शन। अपोजिट रिएक्शन वहाँ भी है और अपोजिट यहाँ भी है, वहाँ रिएक्शन या डायरेक्शन। समझिए बात को। हम जब फिजिक्स के लॉज को कंसल्ट करके पढ़ेंगे, एक दूसरे से इंटरलिंक करके पढ़ेंगे, तो हमें बात समझ में आएगी। फैराडेज का फर्स्ट लॉ जो हमें क्या देता है, वो इंड्यूस ईएमएफ के बारे में बताता है, मतलब डिफिनेशन देता है। सेकंड लॉ क्या देता है, अमाउंट ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ उसके अमाउंट को देता है सेकंड लॉ। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ सेकंड लॉ देता है फोर्स के अमाउंट को, वैसे फैराडेज का सेकंड लॉ देता है ईएमएफ के अमाउंट को। थर्ड लॉ ऑफ मोशन देता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, और थर्ड लॉ ऑफ फैराडेज लॉ देता है क्या, डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ को, ईएमएफ के डायरेक्शन को दिखाता है। ठीक है, समझ जाए एक दूसरा लिंक एक दूसरे से आपस में इंटरलिंक्ड है, इसको समझिए बात को। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ, फैराडेज थर्ड लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ से ईएमएफ का डिफिनेशन मिलता है, फैराडेज के सेकंड लॉ से इसका अमाउंट मिलता है, मात्रा मिलती है, थर्ड लॉ से इसका डायरेक्शन मिलता है, या डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ है और डायरेक्शन ऑफ मोशन है। समझिए बात को। ओके, तो लेंज लॉ तक हमको पढ़ाना है, तो लेंज लॉ तक आपको फिर से एक बार रिवाइंड करा दूं। फैराडेज का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इसको लेंज लॉ कहते हैं। और ये लेंज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसमें एक दो पॉइंट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं वो, क्योंकि फार्मूला सेम है, फैराडेज का सेकंड लॉ जैसा है वैसा ये भी फार्मूला है। ये सिर्फ यहाँ पर क्या माइनस है ज़्यादा एक्स्ट्रा में, हाँ ये माइनस इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर जब ये टूवर्ड्स जाएगा तब ये हो जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और करंट होगा वो काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, इसी को कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। और अगर इसको अवे फ्रॉम करेंगे तो क्या होगा, ये अवे फ्रॉम करेंगे तो हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज दैट इज डिपेंड्स अपॉन मोशन, आइदर इट इज टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल। ओके, समझ गए बात को। तो हमारी बात यहीं पर आज की वीडियो में इतना आपको बताना था, क्योंकि हमारे पहले वीडियो का आप जरूर देखेंगे तो ये वाला बात समझ में आएगी। और देखिए आमतौर पर ऐसा होता है कि इन सब चीज़ का यूज हमारी टेक्नोलॉजी में ज़्यादा है। आप डेली लाइफ में देखने को नहीं मिलता है, क्या होता है फ्लक्स, क्या होता है लेंज लॉ, क्या होता है क्या होता है ईएमएफ, क्या होता है फ्लक्स, ये सब हमारे डेली लाइफ में नहीं देखने को मिलता है। लेकिन जब टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप कदम रखेगा तो हर एक स्मॉल चीज़ जो है ना आपके लिए एक बहुत बड़ा चीज़ साबित होगा, क्योंकि डायरेक्ट आपके हाथ में जो एंड्रॉयड मोबाइल फोन है वो डायरेक्ट नहीं आया, उसके पीछे भी वही माइकल फैराडे के जैसे साइंटिस्ट और उनसे भी बड़े साइंटिस्ट उनका हाथ रहा, और उन्होंने भी यही सोचा होगा कि नवजात शिशु क्या कर सकता है। वही हाल आज है, आज हम टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पर हैं। जो मैं जो कहता हूँ आपसे बच्चों को, वो क्या जंगल से लेकर के मंगल तक ये साइंस ने ही हमको पहुँचाया है, और उस पर हमारे मानव की जो क्या है इनोवेशन है और इन्वेंशन है ये लगातार चलती रहती है, स्टडी चलता रहता है। और आप भी स्टडी को बढ़ाएं और सिर्फ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ाएं, नॉलेज बढ़ाएं, नॉलेज एक्सपेंड करें, एग्जाम के पास ऑटोमेटिकली होइएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और टेक्निक ट्रिक वो भी यूज़ करिए, तो एग्जाम में पास होने की बहुत सी ट्रिक्स है, बहुत से टेक्निक्स है, वो ज़रूर देखिए, लेकिन नॉलेज को एक्सपैंड करिए, ज़रूर स्टडी करिए और खूब स्टडी करिए। जब तक स्टडी नहीं करिएगा तब तक आपको वो समझ में नहीं आएगी बात को, कहाँ पर ये सर बता दिए, किताब में लिखा था, सर लिख दिए, हमने लिख लिया, काम खत्म। ऐसा नहीं करना है, पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि पढ़ करके ही कुछ कर सकते हैं, वरना बिना पढ़े लिखे तो खैर अब तो समझ ही रहे होंगे ना, बिना पढ़े लिखे तो आप नेता नहीं बन सकते हैं, ठीक है ना, पढ़े लिख करके तो साइंटिस्ट बन सकते हैं। और याद रखिएगा कि एजुकेशन एक ऐसा कैंडल है ना जिसकी रोशनी हमेशा आपके मरने के बाद तक कायम रहेगी, और आप इस पर जो है अपने आप को स्टडी की तरफ लाए। अगर भटके हुए इधर उधर तो भटकना बंद करिए। वाईफाई और इसके टिकटॉक तो बंद ही हो गया, उसके बाद आप जो पबजी के चक्कर में नहीं खेलिए रहिए, कहीं इधर उधर गिर जाइएगा तब भी हो जाएगा काम तमाम। इसलिए आप जो है स्टडी करिए बेहतर से बेहतर। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो है से जो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है न्यूमेरिकल्स का, आप पूछ सकते हैं, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये तब तक के लिए थैंक यू।
हैव ए नाइस डे।